नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय आलविदा मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खतौरा नागौर के ई लर्निंग पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम लेते हैं कक्षा 12 विषय हिंदी व्याकरण। इसमें आपके जो बोर्ड परीक्षाओं में आएगा तो उसमें ये टॉपिक भी है आपके भाषा और लिपि और व्याकरण, ये तीनों चीजें आएंगी। इनका परिचय पूछा जाएगा। तो सबसे पहले अपन लेते हैं भाषा। भाषा भाषा क्या होती है? तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य अपने मन के भावों विचारों को दूसरों के सामने कहता है या बोलता है और दूसरा जो सुनता है। तो इस प्रकार से भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो इसकी परिभाषा ये होगी कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों व भावों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। ठीक है, ये इसकी परिभाषा होगी। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों भावों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। अब इसमें जो भाषा है तो उसमें दूसरों के सामने अपने विचार और भाव किस किस प्रकार से प्रकट किए जाते हैं। तो वो होते हैं भाषा के दो रूप, भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार एक तो मौखिक रूप में प्रकट किया जाता है अपने विचारों भावों को, दूसरा लिखित रूप में अपने विचारों को प्रकट करते हैं। सांकेतिक भाषा और होती है, तो वो सांकेतिक भाषा में थोड़ा सा क्या होता है कि उसमें दूसरों को उसका संपूर्ण अर्थ नहीं मालूम पड़ता है, क्योंकि वो संकेतों के द्वारा किसी को अपने विचार और भावों को प्रकट करता है। तो संकेतों से क्या है, वो संपूर्ण अर्थ उसको स्पष्ट नहीं हो पाता है। तो मौखिक भाषा और लिखित भाषा, इससे क्या होता है कि जो विचार और भाव हैं वो दूसरों के सामने पूर्ण रूप से प्रकट होते हैं और अगला आदमी या दूसरा व्यक्ति है वो आसानी से इसको समझ लेता है। तो मौखिक भाषा जो होती है, मौखिक भाषा जिसको यह भाषा वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति बोलकर अपने विचारों और भावों को प्रकट करता है। यानी मौखिक भाषा, ये भाषा वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति बोलकर अपने विचारों भावों को प्रकट करता है दूसरों के सामने। यानी मुख से बोलकर वह दूसरों को अपने विचार और भाव बताता है या समझाता है और सुनने वाला उसको सुनता है और समझता है। दूसरी होती है लिखित भाषा।
लिखित भाषा यह भाषा का वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति लिखकर अपने विचारों और भावों को प्रकट करता है। यानी लिखित भाषा वह भाषा है जिसके द्वारा व्यक्ति लिखकर अपने विचार और भाव दूसरों के सामने प्रकट करता है। तो ये दो भाषा के प्रकार हैं, एक तो मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ठीक है, अब आती है आपके, एक होती है मातृभाषा। मातृभाषा किसे कहते हैं, इसको आप नोटबुक में नोट कर लो और इसके बाद में मैं आपको इसका मातृभाषा के बारे में बताऊंगा। हाँ, तो मातृभाषा किसे कहते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। मातृभाषा यानी परिवार और परिवार में रहकर बच्चे जो भाषा सीखते हैं, छोटे बच्चे, तो वो सबसे पहले मातृभाषा ही सीखते हैं। तो वो भाषा मातृभाषा कहलाती है। यानी परिवार से जब बालक जिस भाषा को सीखता है वह मातृभाषा होती है। तो इसमें परिभाषा क्या लिखेंगे, वह भाषा जिसे बालक अपने परिवार के सदस्यों द्वारा सीखता है। परिवार के सदस्यों द्वारा सीखता है। वह भाषा जिसे बालक अपने परिवार के सदस्यों द्वारा सीखता है। यानी प्रत्येक परिवार के अंदर छोटे बच्चे सबसे पहले जो भाषा सीखते हैं वो मातृभाषा होती है। तो परिवार के अंदर रहकर वह अपने परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं उनके द्वारा जो भाषा प्रयोग में ली जाती है तो बालक उसी भाषा को सीखता है, तो वो मातृभाषा कहलाती है। जैसे कि कोई पंजाबी परिवार बोल रहा है पंजाबी भाषा, तो बालक भी पंजाबी भाषा बोलेगा। या कश्मीरी भाषा किसी परिवार के अंदर बोली जाती है तो वह कश्मीरी भाषा ही सीखेगा। तो ये सभी मातृभाषाएं होती हैं। अब आती है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, राष्ट्रभाषा का मतलब है वह भाषा जिसका प्रयोग एक देश के अधिकांश निवासियों द्वारा किया जाता है। यानी वह भाषा जिसका प्रयोग एक देश के अधिकांश निवासी बोलने में या लिखने में काम में लेते हैं तो वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो इसकी परिभाषा होगी, वह भाषा जिसका प्रयोग एक देश के अधिकांश यानी अधिकतर
अधिकतर अधिकतर निवासी, वह भाषा जिसका प्रयोग एक देश के अधिकतर निवासी द्वारा किया जाता है या निवासी द्वारा किया जाता है, निवासियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो वो भाषा कहलाती है मातृभाषा। मातृभाषा ये राष्ट्रभाषा कहलाती है, वह भाषा जिसका प्रयोग एक देश के अधिकतर निवासियों द्वारा किया जाता है। यानी किसी भी देश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसको राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। या किसी भी देश के अंदर जो ज़्यादा भाषा बोली जाती है लोगों के द्वारा, वो उसकी राष्ट्रीय भाषा मानी जाती है। जैसे हमारे भारत देश के अंदर हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है, तो हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में माना गया है। जैसे हमारे देश में हिंदी है, तो जापान के अंदर जापानी है, चीन के अंदर चीनी है, फ्रांस के अंदर फ्रांसीसी है, और ब्रिटेन में अंग्रेजी बोली जाती है। तो इस तरीके से ये राष्ट्रीय भाषाएं। अब आती है आगे राजभाषा। राजभाषा जो होती है जिसका प्रयोग किसी भी देश के अंदर उनके कार्यालयों में कामकाज के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो वह राजभाषा के रूप में जानी जाती है। हमारे देश में ज़्यादातर जो कार्यालय हैं, विभाग हैं अलग अलग, उन सभी में जो कार्य होता है तो वो हिंदी भाषा के रूप में होता है या अंग्रेजी भाषा के रूप में होता है, तो ये राजभाषा के रूप में जानी जाती है। तो वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है तो वह राजभाषा के रूप में जानी जाती है। यानी कोई भी देश हो, तो जिस देश के अंदर कार्यालय में कामकाज के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो वो वहाँ की राजभाषा होती है। अब इसमें राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों समान नहीं होती है, अंतर होता है इसमें। क्योंकि राष्ट्रभाषा जो हमारे भारत देश के अंदर जो हिंदी भाषा है, राष्ट्रभाषा के रूप में जानी जाती है, तो हिंदी भाषा को राजभाषा किस दिवस में इसको मानी गई थी? तो 14 सितंबर 1949 को अनुच्छेद 343 के अंदर 43 के अनुसार अपने भारत देश में हिंदी को राजभाषा के रूप में माना गया था। इसलिए इस दिन को हम हिंदी दिवस के रूप में मानते हैं। ये हिंदी दिवस है, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 सितंबर। तो हमारे जो राष्ट्रभाषा हिंदी है उसको राजभाषा कब मान्यता मिली? तो वो है 14 सितंबर 1949 को अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत में राजभाषा हिंदी को बनाया था। 14 सितंबर 1949 को
और प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रकार से ये भाषा के बारे में जो परिचय है वो मैंने आपको बता दिए हैं। एक होती है संपर्क भाषा। संपर्क भाषा जो होती है, संपर्क भाषा का मतलब क्या होता है? संपर्क भाषा का मतलब होता है कि वह भाषा प्रयोग जो देश के निवासी आपस में संपर्क करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, किसी भी देश के निवासी हो, चाहे अपना भारत देश नहीं है, किसी भी देश के निवासी हो, तो वो आपस में संपर्क बनाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते हैं तो वह संपर्क भाषा कहलाती है। तो इसकी भी परिभाषा लिख लो। जिस भाषा का प्रयोग देश के निवासी जिस भाषा का प्रयोग देश के निवासी आपस में संपर्क करने के लिए करते हैं, संपर्क भाषा कहलाती है। संपर्क भाषा कहलाती है। ठीक है, तो ये है सारी भाषा के। तो आज के वीडियो में मैंने आपको भाषा से संबंधित जितनी भी बातें हैं, कौन कौन सी भाषाएं होती हैं और उनकी परिभाषाएं बता दी है। अपने भारत देश के अंदर जो भाषाओं को मान्यता मिली है वो 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। तो 22 भाषाएं अपने भारत देश के अंदर मान्यता ले चुकी हैं। तो सभी ये भाषाएं हैं। तो पर्सन बोर्ड की परीक्षाओं में भाषाओं के संबंधित पूछे जाते हैं, तो आप इनको नोटबुक में नोट करके और इनको बार बार पढ़ेंगे, याद करेंगे। सभी भाषाओं की परिभाषा मैंने लिखा दी है इसमें। अगले वीडियो में मैं आपको लिपि और व्याकरण के बारे में बताऊंगा, तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित कर लें। अगले वीडियो में मैं आपको व्याकरण और लिपि के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।